वेलकम टू माय चैनल विद न्यू टॉपिक। आज अपने 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का नया टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे अपने आनुवंशिकता और मेंडल का परिचय। तो पहले अपने बात करते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में हेरिडिटी भी कहते हैं। हेरिडिटी इसमें क्या होता है, जनकों के लक्षणों का प्रवाह अपनी संतति में होना, मतलब जनकों के लक्षणों का प्रवाह अपनी संतति में होना। यहाँ पे जनक और संतति इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने क्या होता है कि जैसे कोई भी कुत्ता है, वो पिल्ले को जन्म देता है तो उसका आकार प्रकार कुत्ते के समान होता है, मतलब उसके लक्षणों का अगली संतति में जाना। इसी तरह मनुष्य के द्वारा जो बच्चा पैदा होता है वो मनुष्य के समान ही पैदा होता है, तो उसमें मनुष्य के सारे लक्षण हैं उस संतति में या बच्चे में जाते हैं। तो इस तरह से वो प्रवाह है जो संतति में जाते हैं या संतति में होते हैं, उसको आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। एक दूसरा शब्द है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी और आनुवंशिकता ये मिलते जुलते शब्द हैं और इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स को। तो इसको अपने जेनेटिक्स कहते हैं इंग्लिश में, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स और हेरिडिटी को अपने क्या है, ये अंतर समझने के लिए याद रख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, आनुवंशिकता और आने वाले और संतति में आने वाले लक्षणों का अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है या जेनेटिक्स कहलाता है। मतलब इस डेफिनेशन में क्या होगा, आनुवंशिकता और जो संतति में आने वाले लक्षणों का अध्ययन, या इनमें क्या होती है भिन्नता। यहाँ पे अपने क्या है, आने वाली जो भिन्नताएं हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। संतति में आने वाली विभिन्नताओं का भी क्या है, इसमें अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे एक शब्द और जुड़ता है जो विभिन्नताओं से लिया जाता है। मतलब आनुवंशिकता का मतलब ये होता है कि जनकों के लक्षणों का प्रवाह है वो संतति में होता है, उसका अध्ययन करना, और जो विभिन्नताएं आती है संतति में उनका अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है। अब मतलब ये समझिए कि यहाँ पे विभिन्नताओं का मतलब ये है कि जैसे मनुष्य का बच्चा है वो मनुष्य के समान होता है, पर उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे आंख में भिन्नता है, नाक में है, या उसके रंग रूप में है, जैसे बालों के अंदर अपने घुंघरालेपन है, वो भिन्नताएं हैं, वो जनक से क्या है संतति में कुछ अलग हो जाती है। तो उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। और जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स शब्द 1905 में विलियम बेटसन ने दिया था। विलियम बेटसन ने दिया था। आनुवंशिकता और आनुवंशिकी और ये नामकरण है वो 1905 में। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कई बार
परीक्षा में पूछी जाती है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने मेंडल के परिचय की, या मेंडल का जो परिचय था का परिचय। यहाँ पे क्या होता है कि मेंडल है अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति रहा है विज्ञान के इतिहास में। जहाँ तक मैं सोचता हूँ उनका जीवन बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा। तो इसके लिए एक ये लाइफ जो इंट्रोडक्शन है इसमें मैं बताऊंगा, तो इसको आप अंत तक देखिए कि किस तरह से वो दुर्भाग्यशाली था और उसने बहुत बड़े शोध को अंजाम भी दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके बचपन की या उसके जन्म की। तो उसका जन्म है 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। और जैसे ही क्या हुआ, वो कुछ बड़े हुए, बचपन में अपने पापा के साथ में खेत में जाते थे और वो बागवानी को संभालते थे। तो अपने पापा से पूछा करते थे कि पापा जी ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो कई बौने होते हैं, कई लंबे होते हैं, उन पे पुष्प होते हैं, वो कईयों में गुलाबी होते हैं, किसी में सफेद होते हैं, या बीजों का जो आकार है वो झुर्रीदार होता है या गोल होता है। तो वो इस तरह से प्रश्न पूछा करते थे, पर पापा के यानी कोई रिप्लाई नहीं होते थे या उनका कोई उत्तर उनको नहीं मिल पाता था। और उस टाइम बहुत सारे वैज्ञानिक भी थे, वो भी इस विचार के बारे में या इस तरह के विचार किया करते थे कि ये भिन्नताएं हैं वो किस तरह से आती हैं। पर यहाँ पर जैसे क्या हुआ, ये एक मोराविया गांव है, वो ऑस्ट्रिया के अंदर है। ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया है उसको आज अपने चेकोस्लोवाकिया के नाम से जानते हैं। चेकोस्लोवाकिया, पहले इसको क्या है ऑस्ट्रिया नाम था। और ये मोराविया गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। और जो परिवार था उनका एक तरह से गरीब परिवार था, और गरीब परिवार होने की वजह से वो उसको यानी अच्छी तरह से शिक्षा देने में असमर्थ थे। पर उन्होंने क्या है ग्रेजुएशन के लिए क्या है उनको पढ़ाई करवाई, और ग्रेजुएशन करवाते करवाते वो 21 वर्ष के हो चुके थे और उनको क्या है काम की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, एक चर्च के अंदर काम किया, या चर्च में उनको काम मिला। अब चर्च में क्या था कि जो चर्च होती है, चर्च में एक बगीचा होता है, और बगीचे के प्रति वो क्या है बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, या बगीचे में है वो बहुत काम करते हैं। तो चर्च की जो चर्च कमेटी थी उन्होंने क्या किया, उस बगीचे को मेंडल को सौंप दिया। और मेंडल ने क्या किया, उस बगीचे की बड़ी देख रेख की। और 1847 में क्या किया, उनको उस चर्च का पादरी नियुक्त कर दिया। और इस दौरान उनको ग्रेगर की उपाधि भी दी गई। पहले जॉन मेंडल नाम था, मेंडल का पूरा नाम क्या था, जॉन मेंडल था। और उसके बाद जो उपाधि मिली, उसके बाद उसको क्या किया, उपाधि को आगे लगा दिया और ग्रेगर जॉन मेंडल कहा गया। ग्रेगर जॉन मेंडल है वो एक तरह से ग्रेगर है, वो उसकी उपाधि थी। अब उनकी जो रुचि है बगीचे के प्रति देखकर उन्होंने क्या किया, जो चर्च कमेटी के जो सदस्य थे उन्होंने अपने खर्चे पे उनको 2 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भेज दिया, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वियना भेज दिया। वहां पे उन्होंने क्या किया, 2 साल तक क्या किया, मैथ और साइंस में, मैथ
एंड मैथ और साइंस में क्या किया, अध्ययन किया। और ये अध्ययन है एक तरह से नेचुरल साइंस के अंदर किया था। तो वहाँ की एक सोसाइटी थी, जूलॉजिकल एंड बॉटनिकल सोसाइटी। तो वहाँ पे उन्होंने काम किया और उसको वो ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में क्या होता है कि वो जो सोसाइटी होती है वो बहुत सारे जो जाने माने वैज्ञानिक होते हैं उनके जो शोध होते हैं उनको क्या है पूरे विश्व के अंदर क्या है जानकारी अवगत करवाते थे, विश्व को जानकारी अवगत कराने का काम करते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसको ज्वाइन किया। और उस दौरान उन्होंने या उस सोसाइटी ने क्या किया, एक वीवल्स कीड़ा होता है, वीवल्स कीड़ा, वीवल्स कीड़ा होता है और वो मटर के पौधे में नुकसान पहुंचाता है, मटर के पौधे को नुकसान या हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो उस पे उन्होंने क्या किया था कि उस पे अनुसंधान करना था या उनका अध्ययन करने के लिए उनको रखा था। और वहां से क्या है, मेंडल ने उस मटर के पौधे को अच्छी तरह से जाना था, उसमें बहुत सारी भिन्नताएं भी देखी थी और उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया था। और उसी पौधे पर क्या है शोध करने के लिए क्या है मन बना लिया था। जो उसके मन में या जो बचपन में जो विचार थे उनको पूरा करना है, तो इस मटर के पौधे पर मैं शोध करूंगा। और वहां से उन्होंने शोध करने के लिए जो ब्रून शहर है, ब्रून शहर के अंदर जो काम किया था वो 1857 से 1865 ईस्वी तक काम किया था। 1857 से 1865 ईस्वी तक काम किया था, लगभग 8 वर्ष तक। अपने जो 12th क्लास के एनसीईआरटी जो न्यू एडिशन है उसके अंदर क्या है, ये 1857 से 65 तक ये वर्ष दिए गए हैं, यानी 8 साल तक उन्होंने अनुसंधान किया था, अपना शोध तैयार किया था। पर पिछले एडिशन में क्या था, 57 से लेकर 1863 तक या 64 तक, यानी यहाँ पर क्या है 64, मतलब यहाँ पे 7 साल का काम बताया गया था। कौन से एडिशन में, पिछले वाले एडिशन में। और न्यू एडिशन में क्या होता है कि 8 साल तक है और वो 1865 वर्ष दिए गए हैं। तो पिछले साल की जो किताबें हैं या पिछला एडिशन है उसको अपने ऑथेंटिक ने मानकर जो अब चल रहा है उसी को ऑथेंटिक माने। तो अपने को ये क्या है ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा पुटअप होगा तो इसमें ये बातें हैं अपने को ऑथेंटिक बुक के हिसाब से ये सही मानी जाती है। परीक्षा में चाहे पीछे आपने ये पढ़ा है तो ये गलत माना जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, अपने शोध कार्यों को अंजाम दिया था। और अंजाम देने के बाद में वो बड़े उत्साहित थे कि मैंने जो बचपन में सोचा था या जो मेरे दिमाग में जो विचार चल रहा था शोध कार्यों के प्रति पौधों में, वो मैंने पूरा कर लिया है और आज मैं इनको पूरे विश्व को मैं अवगत कराऊंगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने शहर के अंदर जो जाने माने वैज्ञानिक थे उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में उनको ये अपना शोध कार्य है वो उनके सामने प्रस्तुत किया। तो फिर लोगों ने वो समझा और पर उनके समझ में ये नहीं आ पाया और बेमन से क्या है तालियां बजाई, और बेमन से बजाई गई तालियां हैं उनको विचलित कर देती है। फिर वो 1964 में 1964 ईस्वी के अंदर क्या है अपने जो शोध है उनको एक कागज के ऊपर उतारा और उनका एक पूरी बुक बनाई और एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट, उन्होंने नया शीर्षक लिखा, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो शोध है नए शीर्षक के रूप में बनाया और
उसको क्या किया था, एक वहां पे प्रेजेंटेशन चल रहा था। प्रेजेंटेशन क्या चल रहा था, उसमें अपने हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, इसके अंदर क्या है उसको प्रस्तुत किया। लेकिन वहां पर भी क्या है, लोगों के समझ में नहीं आया और लोगों ने वही बेमानी तालियां बजा के उनको एक तरह से खारिज कर दिया। तो वहां पर भी उनको थोड़ा सा मन को ठेस पहुंची कि मैंने जो इतना बड़ा शोध कार्य किया और लोग इस पे ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं या उनका ध्यान नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद में 1966 में क्या किया था, इस नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ने उसके जो शोध थे उसको एक प्रकाशित किया, अपनी एक बुक के अंदर प्रकाशित करके उनको लोगों के सामने अवगत कराया था। पर वो भी क्या है, कागजों के अंदर क्या है, धूल खाती रही और इस तरह से क्या है वो अपने आप में क्या हुआ, उस टाइम बंद हो गया, मतलब आगे की ओर वो किसी के सामने नहीं आया। अब उसके बाद क्या होता है, वो जाते हैं अपने चार्ल्स डार्विन के पास। उस टाइम बड़े जाने माने एक बड़े वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, जो आप भी जानते हैं और अब भी उनके जो रिसर्च है उनको अपने पढ़ते हैं। तो उनके पास गए और उन्होंने क्या किया, वो अपने शोध कार्य है वो उनको दिखाए। तो उनको देखते ही है ना, वो समझ गए थे कि मेंडल ने विज्ञान के इतिहास में बहुत बड़ा काम है वो किया है और ये आगे चलकर ये बहुत अपने महत्ता रखेगा या बहुत काम आएगा। तो उनके मन में एक विचार आया, वो ये था कि अगर मैं ये शोध कार्य है उनको प्रकाशित करवा दूंगा और लोगों को इम्पोर्टेंस बता दूंगा तो मेरी महत्ता है वो खत्म हो जाएगी। पर उन्होंने क्या किया था, एक हॉपवीड्स कीड़ा होता है या बी हनी मतलब मधुमक्खी, और इनके अंदर क्या किया कि जो चार्ल्स डार्विन था ना, चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, इन पे क्या है ये शोध कार्य करने के लिए कहा। यानी उसने कहा कि जो आपने मटर के पौधे पर जो भी शोध कार्य किए हैं वो इन जीवों के ऊपर भी क्या है शोध कार्य करें और आगे अपने को वो रिजल्ट नोट करके बताएं। अगर वो उसके समान अगर स्टिक बैठते हैं तो आपका शोध कार्य है वो क्या है अच्छी तरह से प्रचलित हो जाएगा और आपको जो इम्पोर्टेंस है इसकी महत्ता है वो मिल जाएगी या इसके बारे में जो भी चर्चा है वो आगे अपने कर लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, हॉपवीड्स और बी हनी पे क्या है उन्होंने ये शोध कार्य किए। और शोध कार्य किया तो यहाँ पे क्या होता है कि एपोमिक्सिस होता है, मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है अलैंगिक होता है, अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो युग्मक होता है यानी जो मादा युग्मक होता है या एग होता है उससे अगर वो निषेचित नहीं होता है या निषेचित नहीं होता है तो उससे ड्रोन बनता है या नर मक्खी बनती है। ये अपने आगे और पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या है इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जो शोध किया था मेंडल ने वो क्या था, लैंगिक जनन पे ही था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे था। लेकिन इनमें जो क्या था ये एपोमिक्सिस पे था, एपोमिक्सिस पे था और ये अलैंगिक जनन था। जो नर का निर्माण है वो सीधा ही क्या है एग से हो जाता है। अगर फर्टिलाइज नहीं होती है एग अंडा है फर्टिलाइज नहीं होता है तो सीधा ड्रोन बन जाता है। तो इस तरह से क्या है उनपे ये जो रिसर्च किए थे मतलब 22 प्रजातियों पे किए थे,
22 प्रजातियों पर हॉर्बिड्स की उन्होंने ये अपने शोध कार्य किए थे। पर जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट है वो अपने मटर के पौधे पर जो किए थे मेंडल ने वो, और ये जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाए। और यहाँ पे एक बात सोचने वाली ये थी कि चार्ल्स डार्विन था ना, उसको पता था कि ये अपने शोध कार्य के लिए ये जीव दे देंगे तो वो रिजल्ट है वो मटर के पौधे के समान नहीं आ पाएंगे, और इस तरह से ये जो शोध कार्य है वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, और मेरी जो महत्ता है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो 1966 के अंदर क्या है वो बड़े हताश हुए कि मैंने जो शोध कार्य किए थे मटर के पौधे पे वो तो एक संयोगवश था, जो मैंने चाहा वो ही रिजल्ट मिला, पर ये संयोगवश था। और ऐसे निराश और हताश होकर उन्होंने क्या किया, अपना कार्य है छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद क्या होता है, दिन ब दिन चलते गए और एक दिन बड़ा अशुभ दिन आता है, 6 जनवरी 1884। इनकी किडनी में कोई इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन की वजह से वो क्या है, इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक दुर्दशा है या एक दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य कह सकते हैं उनका, कि उन्होंने जो किया था या शोध कार्य किए थे और वो बहुत अच्छे आगे जाके परिणाम मिले थे उनके, पर वो उनके मन में ही रह गया कि मेरी जो महत्ता है वो मेरे सामने प्रकट नहीं हुई। तो इस तरह से अब आगे क्या होता है, 36 साल बाद, मतलब 36 साल बाद 3 वैज्ञानिक होते हैं। 3 वैज्ञानिक कौन कौन से, एक तो हुगो डी व्रीज हॉलैंड के थे, और दूसरे थे कार्ल फ्लोरेंस, तीसरे थे वान शेरमार्क, ये जर्मनी के थे और ये ऑस्ट्रिया के थे। जो ऑस्ट्रिया है आजकल उसको अपने चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है। ये अपने जिया मेज पे और ये अपने एक तरह से ओर्निथिया पर काम कर रहे थे, ये फूलों पर काम कर रहे थे, पर उनके मन में भी जो मेंडल के जो विचार थे वो ही विचार इन तीनों वैज्ञानिकों के थे, और ये अपने अलग अलग जगह पर ये क्या है अपने शोध कार्य कर रहे थे। पर इन तीनों को भी ये डर था कि हमारे जो शोध कार्य चल रहे हैं ये कोई कार्य है वो कोई दूसरा तो नहीं कर रहा है। तो ये 1900 मतलब ये 36 साल बाद या 1900 ईस्वी में मेंडल के जो लॉ थे, नियम थे या शोध कार्य था, उनका क्या हुआ, उनको जीवन मिला। कब, 1900 में। अब 1900 में इन वैज्ञानिकों ने तीनों ने क्या किया, अपने अपने क्या है शोध कार्य है वो प्रस्तुत किए, और प्रस्तुत करने के बाद में देखा कि जो 36 साल पहले मेंडल ने जो शोध कार्य किए थे उनसे क्या है पूरे के पूरे तरह से क्या है मैच कर रहे थे या उसके समान ही वो निकले थे। तो बड़ा उनको ये दुख हुआ कि हमारे जो शोध कार्य है वो तो पहले ही क्या है कर चुके हैं, यानी मेंडल है वो 36 साल पहले या 1966 में 64 में वो कर चुके हैं, और उन्होंने क्या है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ब्रून शहर के अंदर क्या है ये पहले ही क्या है प्रकाशित हो चुका था, और इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो प्रकाशित करवाया तो इस सोसाइटी ने कहा कि इस तरह की जो शोध कार्य है वो तो पहले क्या ब्रून ने यानी मेंडल ने हमारे
द्वारा क्या प्रकाशित करवा चुके हैं। और उसके बाद में बैटसन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था, विलियम बैटसन। विलियम बैटसन, उन्होंने क्या किया था, पूरे के पूरे जो शोध कार्य थे उनको क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया था। किसने कराया था? विलियम बैटसन ने। कब करवाया था? 1902 में। और करवाने का कारण क्या था? क्योंकि ये जो पहले जो मेंडल ने जो शोध कार्य किए थे वो क्या थे, जर्मन भाषा के अंदर थे। और जर्मन भाषा है वो सभी को पता नहीं होती है या उसके बारे में ध्यान नहीं था, तो या कम लोगों को ध्यान था। उसके बाद में इंग्लिश में हुआ। इंग्लिश में होने के बाद में जैसे लोगों ने पढ़ा तो बड़ा ये इंटरेस्ट जो विषय था और बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हुआ। पर दुर्भाग्य की बात तो ये थी कि मेंडल को जीते जी ये हक नहीं मिला कि मैंने जो किया है या मेरे द्वारा जो बनाया गया शोध था वो कितना प्रचलित होगा या कितना हमारे काम में आएगा। तो इस तरह से विलियम बैटसन ने ये ट्रांसलेट करके बताया था। और विलियम बैटसन ने अपने इसका नाम है वो क्या किया था, जेनेटिक्स नाम दिया था। वो कब दिया था? 1905 में जेनेटिक्स नाम है वो 1905 में दिया था। तो इस तरह से जो अपना मेंडल थे उनके शोध कार्य को अंजाम दिया जेनेटिक्स ने। और दुर्भाग्य रहा कि वो अपने शोध कार्यों को जीते जी देख नहीं पाए। पर अब अपने ये बात करते हैं कि 1857 से लेकर 1865 तक जो शोध किए थे उन शोध कार्यों में क्या क्या किया था और क्या नहीं किया था, किस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड बनाए और ये रिकॉर्ड लिखे थे, तो कौन सा लक्षण है उन्होंने दिया और कौन से लक्षण को एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन किया था, उसके बारे में अपने अगले टॉपिक में पढ़ते जाएंगे। कई टॉपिकों में ये लेसन पूरा होगा। तो उससे पहले अपने एक छोटी सी बात और कर रहे हैं, मटर के पौधे को ही क्यों चुना। एक प्रश्न आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, ये एक क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में बात कर लें तो इसका जो आंसर होगा ना तो वो क्या होगा। एक तो मटर का पौधा क्या होता है, एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय होता है, मतलब एक वर्ष में ही क्या है अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। दूसरी बात यह स्वपरागित पौधा होता है, मतलब अपने आप में क्या है एक पुष्प के परागण है, अपने ही पुष्प के वर्तिका पर गिर जाते हैं और उससे क्या है उसकी नई संतति का निर्माण होता है। तो ये अपने आप में क्या होता है, स्वपरागित होता है। तीसरी बात, इसमें परपरागण भी आसानी से कराया जा सकता है, मतलब इसमें परपरागण है वो भी आसानी से करवाया जा सकता है, मतलब एक पुष्प के जो परागण है दूसरे पौधे के पुष्प पर आसानी से क्या है डाले जा सकते हैं। तो ये भी इसका कारण था। इसके अलावा ये क्या होता है, अपने आकार में क्या होता है, छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, यानी चुनने का ये भी कारण था कि आकार में छोटा होता है, मतलब एक गमले में भी इसको लगाया जा सकता है या थोड़ी दूर में क्या है कई पौधे अपने लगाकर उन पे क्या है शोध कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा मेंडल ने किया था। और पांचवा ये कारण था चुनने का कि मटर के पौधे में क्या होता है, विप्रियासी जो युग्म होते हैं ना, विप्रियासी जो लक्षण होते हैं
वो पाए जाते हैं, या बहुसंख्या में विपर्यासी लक्षणों को अपने उसमें देखा था, या लक्षण पाए जाते हैं। मतलब जैसे एक पौधा घना होता है तो एक लंबा होता है, एक पौधे में जो बीज होते हैं वो झुर्रीदार होते हैं, एक में गोल होते हैं। इस तरह से क्या है वो कई प्रकार के क्या है विपर्यासी जो युग्म है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये मेंडल का परिचय रहा, और मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। इसके अलावा अपने पढ़ेंगे मेंडल के द्वारा जो किए गए 8 सालों के अंदर जो प्रयोग किए गए उनको एक एक क्रम में पढ़ेंगे। तो इसको अपने देखने के लिए, अगले वीडियो को देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने जब भी वीडियो बनाया तो उसका डिस्क्रिप्शन में मेरा क्या है पिछले वीडियो का जो लिंक दिया है तो उसको भी आप देख सकते हैं। गुड बाय।